स्टूडेंट्स, ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं जो एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्लाइड्स हैं। यानी कि आपका जो एनाटॉमी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है उसमें सारे प्लेन्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। एनाटॉमी की ब्रांचेस को थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है और जितनी भी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं कुछ उनको डिस्कस किया जाता है। तो वो सारा कुछ आपका क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स अच्छी होंगी देन ही आपको नेक्स्ट मूव करने में आसानी होगी। जी, तो अनाटमी जो होती है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स और उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। और इसमें अगर बात की जाए, हम बेसिक सबसे पहले बात की जाए तो सेल आता है। ठीक है, अगर मैं अनाटमी से भी पहले आपको बताऊं तो सेल के बारे में याद रखना है, जो कि पता भी ऑलरेडी कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है, और सेल को हम जनरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का मैस जिसमें न्यूक्लियस होता है जिसे साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया होता है और उसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन की अनक्लोजिंग होती है। और जो सेल होता है उसमें बेसिकली वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। और टिश्यू जो होता है वो सिमिलर सेल्स के मिलने से बनता है और परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को। सेल के बाद टिश्यू आता है और टिश्यू की 4 मेन वेराइटीज़ हैं। तो आपके पास एमसीक्यू में ये बताना चाह रही थी कि कितनी मेन वेराइटीज़ होती हैं टिश्यूज़ की। 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में। एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो वो आपको और भी टिश्यूज़ दे के कन्फ्यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यू में। जो एग्जामिनर है आपने नहीं कन्फ्यूज़ होना। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, बस ये 4 याद रखने हैं आपने। ठीक है, देन स्टूडेंट्स आपके पास अनाटमी हमारी हो गई डिफाइन। अब जो है ना, हमने अनाटमी को बेसिकली 4 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। अनाटमी के सब्जेक्ट को यूँ कह लें 4 बेसिक ब्रांचेस में डिवाइड किया है। ग्रूस अनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो अनाटमी। जो डीपीटी के स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, वो तो यही बुक्स पढ़ते हैं। मतलब न्यूरो अनाटमी उसमें सारा मतलब कि अनाटमी को न्यूरो साइड से स्टडी किया जाता है इस एस्पेक्ट से। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो वाइज किया जाता है, डेवलपमेंटल एम्ब्रियो के लिहाज से। हिस्टोलॉजी, देन ग्रूस अनाटमी। ठीक है, तो आप लोगों के ऐसा सब्जेक्ट्स तो नहीं, लेकिन आपको इनकी ब्रांचेस की डिटेल आनी चाहिए। तो ग्रूस अनाटमी क्या होती है? ग्रूस अनाटमी को हम मैक्रोस्कोपिक अनाटमी कहते हैं। इसमें आप ऑर्गन्स पढ़ते हैं, पार्ट्स पढ़ते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जो आपको आम आंख से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक अनाटमी ग्रूस अनाटमी का ही दूसरा नाम है। और इसमें आप क्या पढ़ते हैं? सारे वो स्ट्रक्चर जो आपको आई से विजिबल होते हैं। इसके ऑपोजिट याद रखें हिस्टोलॉजी है। ग्रूस में मैक्रोस्कोपिक अनाटमी और हिस्टो में माइक्रोस्कोपिक अनाटमी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक अनाटमी जो होती है वो हिस्टोलॉजी ही कहलाती है। इसमें आप वो चीज़ें डील करते हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर के लेवल पे जब बॉडी के कंपोनेंट्स को डील किया जाए तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं? सिंपल स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की। ठीक है, मतलब कि बिफोर बर्थ जो भी ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है ना, उसे हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसीलिए हम इसे डेवलपमेंटल अनाटमी भी कह सकते हैं। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? सर्जन्स के लिए, पेडिट्रिशियंस के लिए, या किस डॉक्टर्स के लिए, किन के लिए? ऑन्कोलॉजिस्ट। मतलब ऐसे आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने याद रखना जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, ये पेडिट्रिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और न्यूरो अनाटमी जो है इसमें आप डील करते हैं नर्वस सिस्टम, बॉडी का नर्वस सिस्टम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ। तो इसे हम कहते हैं ये न्यूरो अनाटमी है। अगेन आपको मैंने ग्रूस अनाटमी का दूसरा नाम मैक्रोस्कोपिक अनाटमी बताया, हिस्टोलॉजी का अल्टरनेटिव माइक्रोस्कोपिक अनाटमी बताया, एम्ब्रियोलॉजी का अल्टरनेटिव डेवलपमेंटल अनाटमी बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, देन कुछ और भी मज़ीद ब्रांचेस हैं लाइक एज रीजनल अनाटमी है आपके पास। रीजनल अनाटमी में आके आप एक स्पेसिफिक पोर्शन को स्टडी करते हैं, एक बॉडी के स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है रीजनल अनाटमी या टोपोग्राफिकल अनाटमी। ठीक है, तो रीजनल का अल्टरनेटिव नेम हो गया हमारे पास टोपोग्राफिकल अनाटमी। इसमें आपने ना एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी को जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एनाटॉमिकल रीजन्स के लिहाज से, हेड और नेक में, और ट्रंक में, और एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, तो जो आपके पास एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनमें आपके पास अपर लिम्ब लोअर लिम्ब आ जाता है। ठीक है, जो ट्रंक होता है उसमें आप वो पढ़ते हैं बॉडी के पार्ट्स जो हेड और नेक और लिम्स के साथ अटैच होते हैं।
और उसके अलावा ट्रंक में आप मज़ीद थोरैक्स को पढ़ते हैं, एब्डोमेन को पढ़ते हैं और पेल्विस को पढ़ते हैं। देन आपको पता होना चाहिए आर्म जो होती है वो क्या होती है, फोर आर्म क्या होती है, हैंड क्या होता है। रीजनल एनाटॉमी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, टर्म्स क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। आर्म जो होती है उसे अपर आर्म भी कह सकते हैं। और जो आपके पास फोर आर्म होती है वो रीजन होता है एल्बो और रिस्ट के दरमियान। शोल्डर से एल्बो तक आर्म होती है यानी कि अपर आर्म, और एल्बो से रिस्ट तक फोर आर्म होती है। और हैंड जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है अपर लिम्ब का। और उसके बाद फिर लोअर लिम्ब आ जाता है। लोअर लिम्ब में भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसी तरह थाई होती है, लेग होता है और फिर फुट होता है। देन आपके पास आ जाती है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी जो होती है ये स्टडी होती है स्पेसिफिक सिस्टम्स की। बॉडी के स्पेसिफिक सिस्टम्स को आप स्टडी करते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी में। तो सिस्टेमिक एनाटॉमी जो होती है इसी का दूसरा नाम सिस्टमैटिक एनाटॉमी भी है। ठीक है, ये रीजनल से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम जस्ट एक रीजन को नहीं पढ़ते, कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम बॉडी का डील कर सकते हैं आप, जैसा कि CVS। ठीक है, और वो किसी एक रीजन में तो नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो इतना एक्सटेंसिव है, हर जगह फैला हुआ है कि आप उसका एक्सप्लोर ही करते रह जाते हैं बस। तो फिर इसीलिए हम इसे सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं कि इसमें हम डिफरेंट स्पेसिफिक सिस्टम्स को पढ़ते हैं। देन फंक्शनल एनाटॉमी जो है ये कोरिलेशन होता है फंक्शन का एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ। बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोरिलेट करता है इस अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो इसे फंक्शनल या कोरिलेटिव एनाटॉमी कहते हैं। देन सरफेस एनाटॉमी में आप सरफेसेस के साथ डील करते हैं, मतलब कि रिलेशनशिप पढ़ते हैं डीपर स्ट्रक्चर्स का सरफेस के साथ। बॉडी की सरफेस का डीपर स्ट्रक्चर के ऊपर सरफेस है और नीचे डीपर स्ट्रक्चर है, तो क्या उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ये सरफेस एनाटॉमी है। और देन आपके पास कंपैरेटिव एनाटॉमी में आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का दूसरे एनिमल्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है। अगर आप एक्सरेज वगैरह के साथ इमेजिंग टेक्निक्स के साथ डील कर रहे हैं तो ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं एनाटॉमिकल फैक्ट्स को जो कि सर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं या जिनसे सर्जन्स डील करते हैं, देन आप कहते हैं ये सर्जिकल एनाटॉमी है। एंड द लास्ट वन अप्लाइड एनाटॉमी, जिसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। इसमें आप ये वो एनाटॉमी होती है जिसमें आप डायग्नोसिस और डिजीज़ के ट्रीटमेंट से डील करते हैं। तो ये होगी अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे इतना ज़्यादा भी आपको नहीं पता हो तब भी इनफ है। मैंने जितना आपको बता दिया है वो मोर देन इनफ है। आप जस्ट इतना याद रख लें ब्रांचेस के बारे में, इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है पैथोलॉजी, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पैथोफिजियोलॉजी सॉरी, तो उसको मॉर्बिड एनाटॉमी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। पैथोलॉजी का दूसरा नाम मॉर्बिड एनाटॉमी होता है, यानी कि उसी का अल्टरनेटिव नेम मॉर्बिड एनाटॉमी होता है। और मैंने आपको बताया है कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है पेडिट्रिशियंस के लिए, और जो यानी कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी है इम्पॉर्टेंट पेडिट्रिशियंस के लिए, जैसा कि उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी हैं, कंजेनिटल कौन सी हैं, चाइल्डहुड डिजीज़ कौन सी हैं, इसलिए उनके लिए ज़रूरी होती है। जबकि जो रीजनल एनाटॉमी होती है रीजन के लिहाज से वो सर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये दोनों MCQ आपने याद रखने हैं। जी, अब हम एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। जी, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं कि आप बॉडी बिल्कुल सीधी करके खड़े हो जाएं, बिल्कुल बॉडी को इरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप आंखों को आगे की तरफ मूव कराएं। अभी आपको मैं ये सारी टर्म्स जब पढ़ाऊँगी आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये एनाटॉमी की लैंग्वेज में क्यों यूज़ हो रही हैं। आपकी आंखें सामने की तरफ देख रही हैं, हॉरिजन की तरफ है, अपर लिंग को हैंग किया हुआ है आपने साइड से। उसके अलावा आपके हैंड की पाम्स जो हैं आगे की तरफ मूव कर रही हैं, फीट जो है आपने दोनों जोड़े हुए हैं और आपकी टॉयज़ पॉइंट फॉरवर्ड कर रही हैं। ये सारी एनाटॉमी की टर्म्स हैं, मतलब ये सारी की सारी एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं। तो आपको एग्जांपल कोई आए इनमें से आपने फ़ौरन चूज़ कर लेनी है। देन आपके पास बॉडी के बेसिकली तो 4 प्लेन होते हैं, फिर उनको ही हम फर्दर मतलब सेपरेट कर लें तो फिर और भी आ जाते हैं। जी, बेसिकली तो 4 ही है। मीडियन प्लेन होता है आपके पास, कोरोनल प्लेन होता है। ठीक है, देन आपके पास मीडियन कोरोनल होता है और ट्रांसवर्स होता है, और उसके अलावा फिर बाकी मज़ीद आ जाते हैं। सैजिटल आ जाता है, मिड सैजिटल आ जाता है। ठीक है, और कोरोनल आ जाता है, कोरोनल तो पहले भी बता दिया है। पैरामीडियन आ जाता है, पैरासैजिटल आ जाता है। तो वो फिर एक ही प्लेन से ना थोड़ा थोड़ा फ़र्क करके इतने ज़्यादा प्लेन्स बन जाते हैं।
जी सबसे पहले प्लेन्स ऑफ बॉडी है। मीडियन प्लेन जो होता है डिवाइड करता है, मीडियन प्लेन ये पास पेपर्स में इधर प्लेन्स में से एमसीक्यू लाजमी आते हैं और एससीक्यू तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपने प्लेन्स बहुत ही गौर से करने हैं, तीन चार तो हैं जो बेसिक हैं जी। मीडियन प्लेन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को राइट और लेफ़्ट साइड से डिवाइड कर देता है। जैसा कि आप देखें ग्रीन कलर का जो प्लेन है वो आपकी बॉडी को राइट और लेफ़्ट साइड में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सैजिटल या पैरामीडियन प्लेन क्या होता है, ये राइट और लेफ़्ट सेक्शंस में डिवाइड कर सकता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मीडियन एक स्पेसिफिक बॉडी को स्पेसिफिक करता है, मतलब मिड से ही करेगा। सैजिटल कहीं से भी कर सकता है। देन आपके पास कोरोनल या फ्रंटल प्लेन जिसको हम कहते हैं आ जाता है, ये बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस में डिवाइड करता है। जैसा कि आपको शो हो रहा है कि एक आगे वाला हिस्सा बन जाता है, एक बैक साइड बन जाती है, एक फ्रंट और एक बैक। उसके अलावा इस तरह से भी आता है कोरोनल प्लेन की डेफिनेशन, कोई वर्टिकल प्लेन जो साइड टू साइड प्लेन हो और राइट एंगल पे हो मीडियन प्लेन के, उसको भी हम कोरोनल प्लेन कह सकते हैं। एनी वर्टिकल साइड टू साइड प्लेन एट राइट एंगल्स टू द मीडियन प्लेन इज़ कॉल्ड कोरोनल प्लेन, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोरोनल प्लेन को ही फ्रंटल प्लेन कहते हैं। देन आपके पास ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है जो डिवाइड करता है बॉडी को अपर और लोअर सेक्शंस में। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। मीडियन प्लेन बताया, सैजिटल, कोरोनल जिसको फ्रंटल कहते हैं और ट्रांसवर्स जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एक डोर्सल पोस्टीरियर, डोर्सल को ही पोस्टीरियर कह सकते हैं, वेंट्रल को एंटीरियर कह सकते हैं, क्रेनियल होता है। और उसके अलावा अब देखें आप, ये बॉडी बनी हुई है, ये देखें जो सर की साइड है वो सुपीरियर कहलाती है हमेशा, या फिर इसको आप सिफेलिक भी कह सकते हैं, ठीक है, क्रेनियल भी कह सकते हैं। जबकि जो नीचे होती है बॉडी की फुट साइड, उसे आप इन्फीरियर कह सकते हैं, कॉडल कह सकते हैं। कॉडल वैसे दुम को कहते हैं, मतलब लफ्ज़ी मतलब तो उसका ये है। तो इन्फीरियर कॉडल एक ही बात है। और उसके बाद देन आपके पास लेटरल, मीडियल आ जाती हैं, ये सारी पोजीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एंटीरियर क्या होता है। देखें डायग्राम में एंटीरियर जो होता है ना आपकी आगे वाली साइड, यानी कि आपका आप सीधे खड़े हुए हैं, आपका जो एब्डोमेन रीजन है ना वो आपकी एंटीरियर साइड है, सामने वाली साइड। और वो जो आपकी बैक है ना, कमर वाला हिस्सा आपका बैक वाला, वो आपका पोस्टीरियर पोर्शन है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर समझ आ गई। एंटीरियर को वेंट्रल कह सकते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल कह सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर क्लियर हो गया। देन एक टर्म होती है मीडियल और लेटरल। मीडियल क्या होती है, जो बॉडी के मीडियन प्लेन की तरफ हो, करीब हो, उसको हम कहते हैं ये मीडियल है। जबकि जो बॉडी के मीडियन प्लेन से दूर होता है हम कहते हैं ये लेटरल है। तो ये देख लें आप, ये जो बॉडी के करीब है वो मीडियल है, जो दूर जा रही है वो लेटरल है। देन सुपीरियर, इन्फीरियर मैंने आपको बता दिया है। सुपरफिशियल और डीप क्या होता है, अगर बॉडी की सरफेस के करीब करीब है तो वो सुपरफिशियल है, सतही है, सतह के साथ है, सतह के ऊपर है। जबकि जो बॉडी की सरफेस से दूर हो वो डीप होता है। देन इंटरनल क्या होता है, जो बॉडी के इंटीरियर के करीब हो, बहुत ही अंदर को जाकर हो, वो इंटरनल होता है। जो इंटीरियर से ज़रा दूर हो वो एक्सटर्नल होता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपको फिजियो में भी बहुत हेल्प करेगा। प्रॉक्सिमल क्या होता है, अगर आप ओरिजिन की बात करें, किसी स्ट्रक्चर का ओरिजिन हो, अगर वो स्ट्रक्चर ओरिजिन के पास मूव करें तो प्रॉक्सिमल है, ओरिजिन से दूर मूव करें तो डिस्टल है। जैसा कि आपने नेफ्रॉन पढ़ा, उसमें आपने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ी है ना आपने। तो आप उसमें किस बेस पे कहते हैं, वो पोर्शन जो ग्लोमेरुलस यानी बोमेंस कैप्सूल वाली साइड पे होता है, नेफ्रॉन की स्टार्टिंग वाले हिस्से के पास होता है, वो प्रॉक्सिमल होता है। और जो उससे थोड़ी दूर होता है वो डिस्टल होता है। तो अब आपने नेफ्रॉन का माइंड में रखना है, आपको कभी भी प्रॉक्सिमल डिस्टल का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। उसके अलावा पाल्मर क्या होता है, जो हाथ की फ्रंट साइड पे हो उसे पाल्मर कहते हैं। जो पाँव की सोल पे हो, मतलब कि सोल वाली साइड हो, उसे हम प्लांटर कहते हैं, ठीक है। तो पाल्मर और प्लांटर भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं जी। ये देखें, ये पाम है, सीधा हाथ करें, उल्टा हाथ करें तो ये डोर्सम है। ऐसे ही हाथ पाँव उल्टा करें, जिस पे सोल दिख रहा है प्लांटर है, और अगर ऊपर वाली साइड हो तो वो डोर्सम है। देन आपके पास मूवमेंट के लिए टर्म्स आ जाती हैं। फ्लेक्शन क्या होती है, अगर तो ऐसी बेंडिंग मूवमेंट हुई है बॉडी में जिसकी वजह से जो एंगल है दो बोन्स के दरमियान वो डिक्रीज़ कर गया, तो आप कहते हैं ये फ्लेक्शन हुई है। और अगर इस तरह की बेंडिंग मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। जबकि स्ट्रेटनिंग मोशन जो होती है जिसमें दो बोन्स के दरमियान एंगल बढ़ जाता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये देखें ज़रा। फ्लेक्शन में आप बॉडी को बेंड कराते हैं, एक्सटेंशन में उसे खुला खुला छोड़ देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो बोन्स का दरमियान का एंगल अपने आप बढ़ जाता है। देन ये डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन क्या टर्म्स हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, न्यू फर्स्ट ईयर को पढ़ाया था, वो लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए अगर तो आपके पास जो है ना डिक्रीज़ हो गया एंगल लेग और फुट में, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें एंगल डिक्रीज़ हो जाता है लेग में और फुट में, ठीक है। और लेग में और फुट में एंगल डिक्रीज़ होने का मतलब है कि ये एक तरह की आपकी बुक्स में लिखा होता है डोर्सीफ्लेक्शन, हर बुक में लिखा होता है। स्नेल्स ओपन करें, लाइक हुसैन, जौन सी मर्जी बुक ओपन करें, उसमें लिखा होता है डोर्सीफ्लेक्शन जो है वो एक्चुअली एक्सटेंशन है फुट की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एक तरफ तो बताया गया है कि इसमें डोर्सीफ्लेक्शन में एंगल जो होता है पाँव का और टांग का, लेग और फुट के दरमियान का एंगल डिक्रीज़ हो जाता है। तो देखें यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ हो रही है, लकीर के फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी अभी आप ख़ुद भी सोच रहे होंगे, अभी अभी पढ़ा है एक्सटेंशन में एंगल बढ़ता है, तो देखें एक्सटेंशन में अगर स्ट्रेटनिंग होगी तो बोन्स के दरमियान एंगल ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। अब आप ज़रा चेक करें इस वक्त क्या हो रहा है कि आपने डोर्सीफ्लेक्शन में क्या किया हुआ है, डोर्सीफ्लेक्शन में पाँव को उठा लिया अपनी असली जगह से, ठीक है। जब अपनी असली जगह से उठाएंगे तो अपने आप ही एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा ना फुट और लेग के दरमियान। तो ऐसा भी नहीं होता कि एक्सटेंशन में हमेशा हमेशा ही एंगल इंक्रीज़ हो, कभी कभी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, जैसा कि डोर्सीफ्लेक्शन में है। तो डोर्सीफ्लेक्शन एक्चुअली फ्लेक्शन नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें एंगल डिक्रीज़ करता है लेग का और फुट का। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली रीज़न अपना पाँव उठाकर अपनी टांग की तरफ करें तो आपको दिखाई देगा कि एंगल वाकई डिक्रीज़ हो रहा है। तो डोर्सीफ्लेक्शन फ्लेक्शन नहीं, एक्सटेंशन है। ऐसे ही प्लांटर फ्लेक्शन के बारे में कि प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, ये एक रियल फ्लेक्शन है, ठीक है, और इसमें आपके पास जो एंगल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब आप कहेंगे लो जी फ्लेक्शन में तो एंगल डिक्रीज़ बताया था, ऐसी बेंडिंग मूवमेंट जिसमें दो बोन्स का आपस में एंगल कम हो जाए वो फ्लेक्शन है। लेकिन प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सीफ्लेक्शन में प्रैक्टिकल एग्जांपल से याद रखना है आपने, ठीक है। ये बस पाँव को ज़मीन पर रखना है तो वो प्लांटर फ्लेक्शन है जो कि एक रियल फ्लेक्शन है। पाँव को ज़मीन से उठाएंगे, टांग के करीब करेंगे तो एक डोर्सीफ्लेक्शन जो कि एक रियल एक्सटेंशन है। तो इसमें काइंडली कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बताना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने बता दिया आपको। ये देखें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ हाथ की या पाँव की वहाँ तक सिर्फ वो नहीं है लिमिटेड, ये नेक रीजन में भी हो सकती हैं। ये देखें जी। अब एबडक्शन और एडक्शन स्टूडेंट्स को भूल जाती है, आपने एडक्शन वर्ड यूज़ करना है ऐड करने के लिए। जब आप क्या करते हैं बॉडी के मूवमेंट कराते हैं, जब आप बॉडी की मूवमेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, मूवमेंट जो होती है बॉडी पार्ट की वो टूवर्ड्स होती है बॉडी के, तो उसको आप एडक्शन कहते हैं। ये ना स्लाइड में मिस्टेक हुई है, इसे आपने ठीक कर लेना है, वो एडक्शन होती है। और अगर अवे मूव कराते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो वो एबडक्शन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन एबडक्शन और एडक्शन जो है शोल्डर जॉइंट पे शो हुई है, देख सकते हैं आप। एडक्शन में आप अपने हाथ बॉडी के करीब लेकर आ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं मूवमेंट को, जबकि एबडक्शन में दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन दो तरह की हो सकती है, मीडियल रोटेशन हो सकती है, लेटरल रोटेशन हो सकती है, ठीक है। जो मीडियल रोटेशन होती है उसी को आप कहते हैं कि ये इंटरनल रोटेशन है, और जो एंटीरियर रोटेशन होती है उसको आप कहते हैं लेटरल रोटेशन होती है उसको आप एक्सटर्नल रोटेशन कह सकते हैं। सर्कमडक्शन एक कॉम्बिनेशन मूवमेंट होती है, ये एक मूवमेंट नहीं होती, एक्चुअल में 4 मूवमेंट्स के कंबाइन करने से, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन के कंबाइन करने से रिजल्ट आता है इसका। अगर तो रेडियस रोटेट कर जाए अल्ना के ऊपर तो इसे हम कहते हैं ये प्रोनेशन हो गई है हाथ की, ठीक है। सीधा हाथ करें बिल्कुल अपना, यानी कि उल्टा करें ना, तो उस वक़्त पे क्या होगा, आपकी जो रेडियस है वो अल्ना के ऊपर क्रॉस कर जाएगी, मतलब क्रॉस का निशान बन जाएगा अगर आप देख रहे हैं तो। ये देखें प्रोनेशन में, ठीक है। तो वो जो क्रॉसिंग हुई है ना ये प्रोनेशन कहलाती है, उल्टा हाथ करके। अब हाथ को सीधा करें ज़रा, तो सीधा करेंगे दोनों बोन सीधी सीधी पड़ी रहेंगी, अल्ना भी और रेडियस भी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमसे क्या आता है कि जब रेडियस और अल्ना पैरेलल होते हैं तो उस वक्त सुपिनेशन होती है, प्रोनेशन होती है, उस वक्त सुपिनेशन होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप पाँव को एक दूसरे के करीब लाते हैं ये इनवर्जन है, दूर लेके जाते हैं तो ये एवर्जन है। अगर आप बॉडी को सीधा कर लेते हैं तो ये प्रोट्रैक्शन है कि फॉरवर्ड मूव करा रहे हैं, ये प्रोट्रैक्शन है। पीछे की तरफ मूव करा रहे हैं तो ये रिट्रैक्शन है। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ज़्यादातर शोल्डर गिल्डर के लिए यूज़ होती हैं और लोअर जा के लिए यूज़ होती हैं। ये देख लें अब आप डायग्राम में। देन एलिवेशन और डिप्रेशन के अगर आप बॉडी पार्ट को बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, एलिवेशन है, और नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन है। ऑपोजिशन और रिपोजिशन, मूवमेंट थंब की और लिटिल फिंगर की एक दूसरे की तरफ, ये देखें ऑपोजिशन है, और एक दूसरे से दूर यानी कि दोबारा उसी पोजीशन में ले आए जो नॉर्मल थी आपकी पहले वाली हालत, वो रिपोजिशन है। देन ये सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था। मैन का लाइफ स्पैन क्या होता है? मैन का जो लाइफ स्पैन है वो टाइम जिसमें वो एक्सटेंड करता है फर्टिलाइजेशन से डेथ तक, मतलब कि गेस्टेशन पीरियड से लेके अपनी मदर के वोम में, मतलब कि गेस्टेशन पीरियड से अपनी एम्ब्रियो लेवल से लेके टिल डेथ तक वो जो सारा पीरियड होता है उसे हम कहते हैं ये लाइफ स्पैन है, अरसा ज़िंदगी है। उसे हमने डिवाइड किया प्रीनेटल लाइफ में और पोस्टनेटल लाइफ में। ये दो कॉन्सेप्ट प्रीनेटल पोस्टनेटल आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर जगह पे यूज़ होता है। पैथो पढ़ें आप, माइक्रो में तो खैर नहीं, मतलब कोई भी बुक पढ़ेंगे ना आप मेडिकल की, आपको ये कंसेप्ट यूज़ होगा ही होगा। प्रीनेटल लाइफ क्या होती है? इसे नेटस बर्थ भी कहते हैं। ये लाइफ से बिफोर बर्थ होती है। इसका तकरीबन दौरानिया 280 दिन का होता है। इसमें 10 ल्यूनर मंथ, 40 वीक, 9 कैलेंडर मंथ्स आ जाते हैं, ठीक है। और पोस्टनेटल लाइफ जो होती है उसे फर्दर डिवाइड करते हैं न्यूनेट में और इन्फेंसी में। जो पहले 28 दिन होते हैं ना, या पहला महीना होता है, पहला माह होता है आपकी बर्थ के बाद, वो न्यूनेट होता है। जबकि नेक्स्ट 2 मंथ से ऑनवर्ड आप 1 साल के हो जाते हैं। जिससे आपने बचपन में इकनॉमिक्स, होम इकनॉमिक्स, इस तरह की बुक्स तो पढ़ी होंगी 6, 7, 8 क्लास में। तो उस वक्त आप कहते हैं ये शीर ख्वारगी का दौर चलता है तो बच्चा छोटा होता है, इस तरह से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो वो शीर ख्वार जो होता है बच्चा, उसको इन्फेंसी कहते हैं। और ये कहाँ तक होती है? 2 माह से लेके 1 साल के बच्चे को आप कह सकते हैं ये इन्फेंट है। देन आपके पास चाइल्डहुड आता है, अर्ली होता है, मिडल होता है, लेटर होता है। जो अर्ली होता है उसमें आपके पास मिल्क टूथ आते हैं, देन परमानेंट टूथ आते हैं, और फिर लेटर होता है। उसके बाद आप प्री प्यूबर्टल लाइफ में मूव कर जाते हैं। मेल्स में ये तकरीबन 10 से 15 साल तक होता है ड्यूरेशन, फीमेल्स में 10 से 14 साल तक। प्यूबर्टी क्या होती है? अब आप बच्चों से कन्वर्ट हो रहे हैं एक बालिग इंसान में, यंग अडल्ट में, तो ये प्यूबर्टी कहलाती है। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं तकरीबन 10 to 12 ईयर्स के, और मेल्स में 12 से 14 साल के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन अडल्टहुड आता है 20 से 60 साल तक, और उसके 60 के बाद आप ओल्ड हो जाते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप अगेन उससे पूछ लीजिएगा। और जो इंट्रो हुआ है वो मोर देन इनफ है, इट्स ओके, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जी। इसी की डिटेल, इन्हीं टर्म्स को अच्छे से क्लियर करना है तो आप बुक से ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।